हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 11 जुलाई 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा इसका 11 जुलाई को। तो हर साल 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों, यह दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि दुनिया भर में जनसंख्या से जुड़े मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। 2023 की थीम क्या है? लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना। तो ये थीम जरूर आप नोट कर लीजिएगा। इस दिवस की स्थापना कब हुई थी? 1989 में हुई थी। किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? तो जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है या UNDP है, उसकी जो गवर्निंग काउंसिल है, उसके द्वारा विश्व जनसंख्या दिवस की स्थापना की गई थी। बात आई है जनसंख्या की, तो जनगणना से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, क्योंकि जनगणना जो है वो जनसंख्या से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है। दोस्तों, भारत की जनगणना का जो विषय है वो संघ सूची में सम्मिलित किया गया है, यानी जनगणना करवाने का जो काम है वो केंद्र सरकार को सौंपा गया है भारतीय संविधान के अनुसार। तो संविधान के अनुच्छेद 246 के अंतर्गत जनगणना का कार्य केंद्र सरकार को सौंपा गया है। दोस्तों, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। भारत में पहली बार आंशिक जनगणना कब हुई थी? 1872 में। लॉर्ड रिपन द्वारा नियमित रूप से 1881 में पहली बार जनगणना करवाई गई थी। भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? हेनरी प्लाउडेन। दोस्तों, पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? 1931 में हुई थी। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1951 में। 2011 में जो जनगणना हुई थी भारत की, वह भारत की 15वीं जनगणना थी। और 2011 की जनगणना के जो आयुक्त थे वो थे C चंद्रमौली। भारत में विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। दोस्तों, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या है 121.5 करोड़। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर इसका PDF मिल जाएगा। आप टेलीग्राम पर जाइए, स्टडी कर ऑफिशियल आप सर्च करेंगे तो हमारा चैनल मिल जाएगा। ज्वाइन करेंगे तो आपको PDF भी मिल जाएगा। इसके अलावा PDF हमारे ऐप पर भी उपलब्ध है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर भी करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में नेग्लेरिया फाउलेरी के कारण लड़के की मौत हुई है? आंसर हो जाएगा केरल में। तो केरल में अभी हाल ही में एक अनोखा मामला आया है जिसमें नेग्लेरिया फाउलेरी के कारण एक लड़के की मौत हुई है। दोस्तों, ये जो नेग्लेरिया फाउलेरी है, इसे हम दिमाग खाने वाला अमीबा बोलते हैं, यानी यह एक अमीबा है जिसके कारण दिमाग नष्ट हो जाता है। यह मामला आया है केरल के अलाप्पुझा जिले में। दोस्तों, यह घटना कैसे हुई है, चलिए इसको समझते हैं। तो एक लड़का था जो कि तालाब में नहाने गया था। तो इस तालाब के पानी में नेग्लेरिया फाउलेरी नामक एक अमीबा था जो कि उसकी नाक के माध्यम से उसके शरीर में प्रवेश करता है। फिर धीरे धीरे यह अमीबा उसके दिमाग को नष्ट करने लगता है और फाइनली दोस्तों इस लड़के की मौत हो जाती है। इसी प्रकार का मामला दिसंबर 2022 में आया था दक्षिण कोरिया में। तो वहां पर एक 50 वर्षीय व्यक्ति की मौत हुई थी इसी अमीबा के कारण। और मार्च 2023 में भी इसी प्रकार का मामला आया था अमेरिका के फ्लोरिडा में, जहां पर एक व्यक्ति की इसके संक्रमण के कारण मौत हो गई थी। यह जो अमीबा है यह गंदे पानी, दूषित पानी में पाया जाता है, समुद्र के पानी में नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। इसके लक्षण क्या होते हैं, यानी कि जो व्यक्ति इससे इफेक्टेड हो जाता है उसके लक्षण क्या होते हैं? तो इसके लक्षण होते हैं गंभीर सिर दर्द, बुखार, मतली, उल्टी, गर्दन में अकड़न, भ्रम और दौरे और मति भ्रम होता है। तो ये कुछ लक्षण हैं जब कोई व्यक्ति इस अमीबा से इफेक्टेड हो जाता है। तो इसका दिमाग जो है नष्ट होने लगता है, दिमाग की जो कोशिकाएं हैं वो नष्ट होने लगती हैं और अंत में उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। दोस्तों, बात आई है केरल की, तो केरल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो केरल पूरी तरह ई शासित राज्य अभी हाल ही में बन गया है। एक पंचायत एक खेल का मैदान योजना केरल में शुरू हुई है। पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए केरल में जल बजट अपनाया गया है। केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से MT वासुदेवन नायर को अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है।
दोस्तों केरल की जो राजधानी है वो है तिरुवनंतपुरम, और केरल के जो मुख्यमंत्री हैं वो है पिनाराई विजयन, और केरल के जो राज्यपाल हैं वो हैं आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनाडा ओपन 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा लक्ष्य सेन ने। तो भारत के बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं लक्ष्य सेन, तो उन्होंने कनाडा ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया है। दोस्तों उन्होंने चाइना के ली सी फेंग को हराया है, और यह इंडिया ओपन जीतने के बाद उनके कैरियर का दूसरा सुपर 500 खिताब है। दोस्तों 2023 कनाडा ओपन का जो आयोजन है वो 4 जुलाई से 9 जुलाई 2023 तक आयोजित किया गया था। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो कैलगरी कनाडा में इसका आयोजन किया गया था। दोस्तों स्पोर्ट्स की बात आई है तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। नीदरलैंड ने FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 का खिताब अभी हाल ही में जीता है। आधव अर्जुन को बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब भारत ने जीता है। याद रखिएगा भारत ने यह खिताब 9वीं बार जीता है। कैरेबियाई प्रीमियर लीग का हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है? श्रेयांका पाटिल। मैक्स वेरस्टैपेन ने ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब अभी हाल ही में जीता है। दोस्तों यहाँ पर बात आई है कनाडा की, तो कनाडा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। कैपिटल इसकी ओटावा है। यहाँ के जो सम्राट हैं वो हैं चार्ल्स तृतीय, और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यहाँ पर आप लोकेशन देख लीजिएगा कनाडा की, ये है अमेरिका और ये आपको कनाडा दिखाई दे रहा है, और ये पूरा जो कॉन्टिनेंट है ये है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश से 2024 तक आलू आयात करने की अनुमति दी है? तो दोस्तों अभी हाल ही में भारत ने ये कहा है कि भूटान से 2024 तक आलू आयात किया जा सकता है। तो केंद्र सरकार ने जून 2024 तक एक और साल के लिए भूटान से बिना लाइसेंस के आलू के आयात की अनुमति दी है। तो जो विदेश व्यापार महानिदेशालय है तो उसने ये कहा है कि 30 जून 2024 तक बिना किसी आयात लाइसेंस के भूटान से आलू को आयात किया जा सकता है। दोस्तों साल 2022-23 में ताजा या ठंडे आलू का जो आयात है वो $10.2 लाख का हुआ था। बात आई है भूटान की, तो भूटान की जो कैपिटल है वो है थिम्पू, और यहाँ के जो राजा हैं वो हैं जिग्मे खेसर नामगेल वांगचुक। प्रधानमंत्री कौन है? लोटे सेरिंग है। और दोस्तों भूटान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, यानी इसकी सीमा किसी भी समुद्र से नहीं लगती है। भूटान को स्थानीय रूप से ड्रोक यूल या थंडर ड्रैगन की भूमि भी कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये है भूटान का मैप, और इसके पड़ोसी देश हैं चाइना, इंडिया। कृषि से रिलेटेड कुछ विभिन्न शाखाएं डिस्कस करते हैं। तो एग्रो एस्ट्रोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। फ्लोरिकल्चर में व्यापारिक स्तर पर फूलों की कृषि की जाती है। बर्मी कल्चर में व्यापारिक स्तर पर केचुआ का पालन किया जाता है। सेरीकल्चर में रेशम के कीटों का पालन किया जाता है। इसी प्रकार से एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन किया जाता है। विटीकल्चर में अंगूर का उत्पादन किया जाता है। हार्टिकल्चर में फलों का उत्पादन किया जाता है, और पीसी कल्चर में मछली का पालन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुगेश डी ने सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड विल्टर्स टूर्नामेंट 2023 में किसको हराया है? आंसर है विश्वनाथन आनंद को। गुगेश डी ने सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड विल्टर्स टूर्नामेंट 2023 में 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथन आनंद के खिलाफ अपनी पहली जीत दर्ज की है। तो विश्वनाथन आनंद के बारे में याद रखिएगा कि यह भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे। 82वें ग्रैंड मास्टर हैं भारत के प्रणीत बुप्पाला। दोस्तों बात आई है यहाँ पर शतरंज की, तो शतरंज की सबसे बड़ी संस्था क्या है? फिडे है, जिसे हम इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के नाम से जानते हैं। इसका गठन हुआ था 20 जुलाई 1924 को। इसका हेडक्वार्टर है लुसाने स्विट्जरलैंड में, और इसके अध्यक्ष हैं अर्कडी ड्यूबोर्कोविच जो कि रसिया के हैं। उपाध्यक्ष कौन है? विश्वनाथन आनंद हैं। शतरंज से रिलेटेड कुछ शब्दावली भी याद रखिएगा। रैंक, चेक, चेकमेट, गैम्बिट, स्टेलमेट, बिशप, पॉन, ग्रैंड मास्टर, नाइट, पीसेज, कैसल, एलो और रेटिंग शब्द जो हैं वो शतरंज से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुखरा के किस राज्य का पहला बीमित गांव बना है? आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तो तेलंगाना का एक गांव है जिसका नाम है मुखरा, तो वह तेलंगाना का पहला बीमित गांव बना है। बीमित गांव बनने का मतलब यह है कि वहां की जितनी भी जनसंख्या है
उसका लगभग 100% जो है बीमा हो चुका है, यानी उन सभी लोगों का बीमा हो चुका है, इसलिए इसे बीमित गांव भी कहा जाता है। तो दोस्तों, जो गांव की सरपंच हैं जी मीनाक्षी, तो उन्होंने बस्ती के 220 परिवारों को बीमा के दस्तावेज सौंपे हैं। इस प्रकार से यह 100% बीमा कराने वाला तेलंगाना का पहला गांव बन गया है। दोस्तों, बात करते हैं तेलंगाना की। तो तेलंगाना की जो स्थापना है वो 2 जून 2014 को हुई थी। इसकी राजधानी हैदराबाद है। राज्यपाल हैं तमिलसाई सौंदरराजन, मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। विधान परिषद की सीटें हैं यहाँ पर 40, विधानसभा की सीटें 119 हैं और राज्यसभा की सीटें 7 हैं और लोकसभा की 17 सीटें हैं। ठीक है दोस्तों, और जब 2014 में इसका निर्माण हुआ था तब यह भारत का 29वां राज्य बना था। और वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं दोस्तों? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश में भारतीय आम महोत्सव आम रस का उद्घाटन किया गया है? आंसर हो जाएगा रूस। तो दोस्तों, रूस में अभी हाल ही में भारतीय आम महोत्सव आम रस का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो मॉस्को में भारतीय आम महोत्सव आम रस का जो उद्घाटन है वो राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह और राजदूत पवन कपूर के द्वारा किया गया है। यानी कि रसिया में भारत के जो राजदूत हैं पवन कपूर, उनके द्वारा और राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और इस महोत्सव का आयोजन भारतीय दूतावास के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार, एपीडा और दिशा के सहयोग से किया गया था। दोस्तों, इसमें उत्तर प्रदेश के आमों की 5 किस्में देखने को मिली हैं, जिसमें दशहरी, लंगड़ा, चौसा, आम्रपाली और मलिक्का आम शामिल किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, मिस नीदरलैंड जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन बनी है? आंसर हो जाएगा इसका रिक्की बेलेरी कोले। दोस्तों, रिक्की बेलेरी कोले मिस नीदरलैंड जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला हैं। उन्होंने ओना मोडी की जगह ली है और मिस यूनिवर्स 2023 में वह नीदरलैंड का प्रतिनिधित्व करेंगी। यानी जब मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता होगी 2023 में, तो नीदरलैंड की तरफ से कौन प्रतिनिधित्व करेंगी? रिक्की बेलेरी कोले। दोस्तों, मिस यूनिवर्स की बात आई है तो मिस यूनिवर्स विनर्स कौन है भारत की तरफ से? तो हरनाथ संधू 2021 में मिस यूनिवर्स बनी थी, लारा दत्ता मिस यूनिवर्स बनी थी साल 2000 में और सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स बनी थी 1994 में। तो ये है भारत की तरफ से मिस यूनिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021-22 के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स किसने लॉन्च किया है? यानी पीजीआई को किसने लॉन्च किया है? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा पीजीआई को लॉन्च किया गया है और यह पीजीआई का सेकेंड वर्जन है, यानी दूसरा संस्करण है। तो शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की शिक्षा प्रणाली का विश्लेषण करने के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स यानी पीजीआई को लॉन्च किया है। और दोस्तों, यहां पर बात आई है शिक्षा मंत्रालय की, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। दोस्तों, पीजीआई में 10 प्रकार की श्रेणियां हैं, जिसमें 1000 तक का स्कोर है। तो कुछ मापदंड रखे गए हैं, उस मापदंड के आधार पर स्कोर दिया जाता है। तो किसी भी राज्य का 1000 के आसपास कोई भी स्कोर नहीं आया है। दोस्तों, 1000 तो छोड़िए, 700 तक किसी का स्कोर नहीं आया है। तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, पीजीआई सेकेंड की वर्ष 2021-22 की रिपोर्ट में ओवरऑल रैंकिंग में टॉप 5 जो श्रेणियां थी उसमें कोई भी राज्य नहीं आया है। यानी कि जो 10 श्रेणियां अभी हमने बताई थी, उस 10 श्रेणियों में दोस्तों टॉप 5 जो श्रेणी थी उसमें किसी का नंबर नहीं आया है। 6वीं श्रेणी यानी प्रचेष्टा सेकेंड्स में पंजाब और चंडीगढ़ ने जगह बनाई है। 7वीं श्रेणी में गुजरात, केरल और महाराष्ट्र, दिल्ली और पुदुचेरी और तमिलनाडु ने अपनी जगह बनाई है। और ओवरऑल रैंकिंग की जो 8वीं श्रेणी है उसमें 13 राज्यों ने अपनी जगह बनाई है। तो इस प्रकार का हाल है हमारी शिक्षा व्यवस्था का। चलिए अब डिस्कस करते हैं कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था, मानसिक संकट से जूझ रहे लोगों के लिए भारत का पहला चैटबॉट कहां लॉन्च किया गया है? जम्मू कश्मीर में। एनसीसी ने सभी कैडेटों के जीरो बैलेंस खाता खोलने के लिए किसके साथ समझौता किया है? एसबीआई के साथ। ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप के चैंपियन ग्रुप में कौन सा देश शामिल हुआ है? भारत। भारत के निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर अनूप चंद्र पांडे राष्ट्रपति चुनावों का निरीक्षण करने के लिए किस देश के दौरे पर हैं? उज्बेकिस्तान के। किस राज्य में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व की सुरक्षा के लिए
सशस्त्र पुलिस बलों को तैनात किया गया है उड़ीसा में। अर्बन 20 मेयरल शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? गांधीनगर में। एक्सिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? श्रद्धा कपूर। हाल ही में किसे ब्रिटिश नेशनल अवार्ड मिला है? शेखर कपूर को। किसके द्वारा ओजोन और अल्ट्रा वायलेट बुलेटिन जारी किया गया है? WMO के द्वारा। गूगल ने किसे नया नीति प्रमुख नियुक्त किया है? तो दोस्तों गूगल के द्वारा श्रीनिवास रेड्डी को नया नीति प्रमुख नियुक्त किया गया है भारत में। चलिए दोस्तों, अब हम जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। तो आज हम जनरल नॉलेज के पिटारे में डिस्कस करेंगे भारत की प्रमुख झीलें। तो जम्मू कश्मीर में डल झील और बुलर झील है, कर्नाटक में उलसूर झील है, केरल में वेबनाड झील, अष्टमुदी झील और पेरियार झील है, मध्य प्रदेश में भोजताल झील है और इंदिरा सागर झील है, महाराष्ट्र में लोनार झील, शिव सागर झील है, मणिपुर में लोकटक झील है, मेघालय में उमियम झील है और उड़ीसा में चिल्का झील है। तो ये है भारत की प्रमुख झीलें, तो इन्हें आप नोट कर लें। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था जम्मू कश्मीर। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर दिया है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिएगा, हमें इंतजार रहता है आपके आंसर का। और दोस्तों आज का जो क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और लेक्चर को शेयर भी करिएगा सभी दोस्तों को, जिससे दोस्तों सबको इसका फायदा मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।